1980s। बेसिकली पाकिस्तान उस टाइम पे अपनी न्यूक्लियर पावर स्टेट बनने की रेस में सबसे आगे जा रहा था, ठीक है? क्या उस टाइम पे जो पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर पावर बनने का सपना देख रहा था, अगर उसको इंडिया तबाह कर देता, तो क्या जो कारगिल वॉर हुई है हमारी 1999 में वो होती? क्या जो पीओके आज पाकिस्तान के पास है वो होता? क्या पाकिस्तान जो आज खुले में बोलता है कि मैं एक न्यूक्लियर पावर स्टेट हूँ, क्या ऐसा हो पाता? तो इन्हीं सवालों का आज जवाब देंगे हम आज इस वीडियो में। वेलकम टू द कौटिल्य रिपोर्ट, जहाँ हम बेसिकली जियोपॉलिटिक्स को डिकोड करते हैं भारत के नज़रिए से। आज हम बेसिकली एक ऐसे ऑपरेशन की बात करेंगे जो अगर हिस्ट्री की बुक्स में होता, तो इट वुड हैव चेंज्ड द हिस्ट्री बोथ फॉर इंडिया एज़ वेल एज़ फॉर पाकिस्तान। देखिए होता क्या है, एक ब्रीफ आपको बता देता हूँ। आज से अप्रॉक्सिमेटली 40 ईयर्स पहले भारत के पास एक बहुत ही रेयर स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी थी, जिससे वो पाकिस्तान के कहूटा की न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता था, ठीक है? उस टाइम में रॉ ने इंटेल प्रोवाइड की, जो इज़राइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसने भी हेल्प किया, ठीक है? पर हम तब भी रुक गए। क्या हमें सीआईए ने रोका? क्या उस टाइम पे जो पॉलिटिकल विल था उसकी कमी थी? ऑलराइट, लेट्स uncover the story behind India's almost executed strike on Pakistan nuclear program. Let's get started. Now let's start with the first segment of this video, that is the nuclear threat from Pakistan. अगर आप इस इंसान को नहीं जानते, इनका नाम है बेसिकली जुल्फिकार, सॉरी फॉर माय राइटिंग अगेन, अली भुट्टो नाम है इनका, ऑलराइट। तो 1971 की वॉर अगर आपको याद हो, जिसमें हमने बांग्लादेश को क्रिएट किया था बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान हटा के, तो 1971 की इंडो पाक वॉर के बाद ये जो शख्स हैं जुल्फिकार अली भुट्टो, ये एक हिस्टोरिकल डिक्लेरेशन देते हैं। एंड माइंड इट, इस शब्दों को सुनिएगा जरा, इन्होंने क्या कहा था। ही सेड कि वी विल ईट ग्रास बट वी विल मेक द बॉम्ब, कि चाहे पाकिस्तान की जो जनता है उसके पास खाने के लिए फूड ना हो, ब्रेड ना हो, बट वी विल मेक द एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है? और ये बॉम्ब कोई आम हथियार नहीं है बेसिकली, ये जो है ये एक तरीके से इस्लामिक बॉम्ब है, राइट? जिसका गोल सिर्फ भारत को काउंटर करना ही नहीं था, बल्कि जो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड है उस टाइम पे उसको रिप्रेजेंट कर रहा था ये, ठीक है? तो होता क्या है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 1976 के अराउंड जब भारत में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी लाया गया था, अगर याद ना हो आपको तो दिस डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्योंकि इसी डेट के बाद जो पाकिस्तान है उसने सीक्रेटली ये जो है ये कहूटा प्लांट की फोटो है, इन्होंने इस पे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चालू किया अंडर बेसिकली एक शख्स थे जिनका नाम था डॉक्टर EQ खान। अब इनकी भी एक अलग स्टोरी है, लेट्स सी। तो ये जो शख्स है बेसिकली इनका नाम है डॉक्टर EQ खान। ये बेसिकली इन्होंने क्या किया था, उस टाइम पे ये नीदरलैंड में पढ़ते भी थे और इन्होंने वहाँ से जो न्यूक्लियर डिज़ाइन है वो चोरी कर लिए थे, ठीक है? और इनका बेसिकली इनको पाकिस्तान में जो है भगवान की तरह देखा जाता है, जैसे हमारे होमी बाबा को माना जाता है भारत में, ठीक है? लेट्स बेसिकली मूव ऑन टू द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस। अभी हम बात करने वाले हैं रॉ के जो कोवर्ट इंटेल था और जो साइंटिफिक प्रूफ उन्होंने प्रोवाइड किए थे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए भारत की जो लेजेंडरी इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, दैट इज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ने कोहोटा का जो पावर प्लांट था उस पर नजर रखी हुई थी। और एक स्टोरी अगर आपने बहुत ज्यादा देखी होगी, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी आई थी मजनू करके सिद्धार्थ मल्होत्रा की, जिसमें बड़ी फेमस ये स्टोरी चल रही थी कि रॉ के एजेंट्स ने कोहोटा के पास बेसिकली एक बार्बर शॉप खोली है और उसमें जो बेसिकली उस प्लांट के वर्कर आ रहे हैं उनके बालों का सैंपल लिया गया था और इट्स अ ट्रू स्टोरी, और उनके वो बालों को कलेक्ट किया गया था वहां पे, ऑलराइट। देखिए होता क्या है कि जब इन बालों को कलेक्ट किया जाता है तो उसको बार्क लैब में बेसिकली भेजा जाता है, टेस्ट करवाया जाता है और रिजल्ट आता है। और रिजल्ट आप देखिए क्या था, ये रिपोर्ट रिपोर्ट का जो क्रक्स है मैं आपको बताता हूँ। उस रिपोर्ट में बस इतना ही था कि वेपन ग्रेड यूरेनियम प्रोडक्शन कंफर्म, मतलब जो बाल बेसिकली जो हेयर सैंपल थे उसमें आपको वेपन ग्रेड का यूरेनियम का प्रोडक्शन कंफर्म हो चुका था यहाँ पे। नाउ दिस एविडेंस वाज बेसिकली इनफ हमें जानने के लिए कि पाकिस्तान एक फंक्शनल बॉम्ब बनाने के एक्सट्रीमली बहुत करीब है, बहुत ज्यादा करीब था उस टाइम पे। हमारे जो फॉर्मर रॉ के बेसिकली ऑफिसर रहे हैं ये, इनका नाम बी रमन करके है, ठीक है? इन्होंने भी बहुत बार मेंशन किया इस चीज़ के बारे में। और एड्रियन लेवी, आई थिंक अगर मैं उसका नाम गलत नहीं ले रहा हूँ, इनकी एक किताब है बेसिकली डिसेप्शन करके, पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट एंड सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन। किस तरह इन्होंने बेसिकली कहाँ-कहाँ से नीदरलैंड से चोरी करने के बाद किस तरह ब्लैक मार्केट से चाइना प्लस नॉर्थ कोरिया की हेल्प से इन जो न्यूक्लियर डिज़ाइन्स होते हैं उनको अपने पाकिस्तान तक पहुँचाया था। तो यहाँ ये तक कंफर्म हो गया था कि रॉ के पास सारी इंटेल आ चुकी थी, उनके पास ब्लूप्रिंट आ चुके थे, मैप्स आ चुकी थी, टेक्निकल इंटेलेक्ट भी जो है वो रॉ ने कलेक्ट कर चुकी थी और इवन मिशन ऑलमोस्ट यहाँ पे रेडी हो चुका था, ठीक है? यहाँ तक की स्टोरी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट में मूव करते हैं। नाउ दिस इज द थर्ड सेगमेंट ऑफ द वीडियो, जहाँ पे इजराइल जो है हाथ जोड़ता है भारत के साथ और एक सीक्रेट स्ट्राइक का प्लान होता है। देखिए अगर आप सोच रहे होंगे कि भारत उस टाइम पे अकेला था, तो ऐसा नहीं था, ठीक है? इजराइल ने 1981 के अप्रॉक्सिमेटली 1981 को इराक, बेसिकली इराक का एक रिएक्टर था, ऐसे ही काम कर रहे थे वो, आई थिंक ओजी इराक रिएक्टर था बेसिकली, उसको ऑलरेडी 1981 में इजराइल जो है तबाह कर चुका था। इसीलिए इजराइल ने क्या किया, इंडिया को प्रपोजल दिया कि लेट्स डू अ जॉइंट स्ट्राइक। अब इस स्ट्राइक में होना क्या था उसका मैं आपको एक मोटा-मोटी ब्रीफ दे देता हूँ। कि प्लान बहुत सिंपल था कि इजराइल की जो F-15 F-16 के जो फाइटर जेट हैं, ये क्या करेंगे, अपने जो जामनगर है या तो अपना जो उधमपुर एयरबेस है, वहाँ पे ये क्या करेंगे, ये रिफ्यूल करेंगे अपने आप को, ठीक है? और उसके साथ साथ क्या होगा, जो इंडिया के जैगुआर्स हैं, ये इंडियन जैगुआर्स हैं, ये क्या करेंगे, ये असिस्ट करेंगे और एक बहुत ही क्लीन प्रिसीजन वाली स्ट्राइक करेंगे। बेसिकली कहूटा को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। यही एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी बेसिकली इजराइल ने इराक के अगेंस्ट यूज की थी, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ओजी इराक रिएक्टर उड़ाते वक्त 1981 के अराउंड। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। देखिए इजराइल रेडी हो चुका था, ऑलराइट। इंडिया भी ऑलमोस्ट रेडी था, बट एक बहुत बड़े लेवल पे होती है भारत में फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से क्या होता है, लेट्स सी।
विल सी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बाद हुआ क्या था इन दिस सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, जिसमें पॉलिटिकल पैरालिसिस और यूएसए की तरफ से जो प्रेशर आया था उसको हम डिस्कस करेंगे। घबराइए मत, बेसिकली जो भी मैं पॉइंट्स और पार्ट्स में यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आगे जाके क्रक्स में आपको समझ आ जाएगा। देखिए अब होता क्या है यहाँ पे 1977 के टाइम पे 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आती है, ये उस टाइम के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। तो रॉ ने क्या किया, उनको अपना फाइनल प्लान बताया कि सर ऐसा ऐसा है, हमने ये सैंपल कलेक्ट कर दिए हैं, बाहर की लेबोरेटरी रिपोर्ट आ चुकी है, इजराइल भी रेडी है, सब कुछ रेडी है। फाइनल प्लान रखा जब मोरारजी देसाई के सामने, तो देसाई सर ने क्या किया, उस टाइम पे इस प्लान को एकदम रिजेक्ट कर दिया। देखिए रिजेक्ट करते अगर मोरारजी देसाई तब भी बहुत ठीक बात थी कि चलो इनको इनकी अपनी कंसिडरेशन थी, हर एक प्राइम मिनिस्टर के कुछ फॉरेन पॉलिसी स्टांस रहे हैं, इनका शायद सॉफ्ट स्टांस होगा, बट रिजेक्ट करने के साथ साथ जो ब्लंडर इन्होंने कर दिया उस टाइम, जो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ जरा यहाँ पे, इनका अगर आप इनको जानते हो, इनका नाम है जियाल उल हक। बेसिकली इनको फोन घुमा दिया इन्होंने मोरारजी देसाई ने और उनको वार्न कर दिया। देखिए रिजेक्ट तो इन्होंने प्लान किया ही किया जो रोनी ने पेश किया था, और इनको कॉल अलग घुमा दिया। अब इनको कॉल घुमाने की वजह से होता क्या है कि जो आरईडब्ल्यू का जो पूरा नेटवर्क था, वहाँ पे लोकल नेटवर्क था, वो बुरी तरह एक्सपोज हो गया। हमारे जो एजेंट्स थे वहाँ पे मारे गए, ठीक है। सो दिस वाज हैपनिंग जस्ट बिकॉज कि एक प्राइम मिनिस्टर ने उनको एक वार्निंग कॉल कर दिया था। देखिए यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए आइडियलिज्म का क्या हश्र होता है। उस टाइम पे मोरारजी देसाई अगर आइडियलिस्टिक ना बनते कि हाँ जी नहीं, पाकिस्तान और ये हिंदुस्तान अगर भाई भाई की तरह ये सब विजन नहीं रखते वो अगर, तो आज ऐसा नहीं होता, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। बहरहाल लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए होता क्या है फिर, कट टू 1980 आता है जब इंदिरा गांधी वापस पावर में आती हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार फिर से ये ऑब्वियसली रॉय ने ब्रीफ करता है कि क्या था सीन, तो ये फिर से स्ट्राइक के लिए बेसिकली एग्री करती हैं और ये करती हैं कि ये कहती हैं कि हाँ हम स्ट्राइक का ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। वापस जो हमारे जैगुआर थे बेसिकली उनको ट्रेनिंग पे लगाना स्टार्ट कर दिया गया। ऑलराइट, ट्रेनिंग मिशन सारे शुरू हो गए, जितने भी मैप्स थे उनको वापस अपडेट किया गया। इवन जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, वो एक बार प्लान कैंसिल होने के बाद वापस जो है एंटर करती है और इंडिया की हेल्प करने के लिए आगे आती है, लेकिन तब तक हो चुकी थी बहुत देर। तब तक जो है सीआईए, दैट इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ अमेरिका, सो कॉल्ड अमेरिका सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो वो क्या करते हैं बेसिकली, वो इस चीज को अपनी सैटेलाइट के थ्रू पकड़ लेते हैं। अमेरिकन सैटेलाइट्स इंडियन एक्टिविटीज को बेसिकली ट्रैक कर लेती है। अब ये ट्रैक, ये भी मोरारजी देसाई के साथ ट्रैक तो करते ही करते हैं, लेकिन इन्होंने भी एक एडिशनल गलती, मतलब हमारे पक्ष में गलती ये हो गई, इन्होंने क्या किया, यूएस ने सीधा पाकिस्तान को घुमा दिया फोन कि भैया इंडिया ऐसा अटैक प्लान कर रहा है, ठीक है। सीआईए ऑफिशियल में बता रहा हूँ, सीआईए के जो डी क्लासिफाइड हुए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको बता रहा हूँ मैं, ये कोई कोई गलत बात नहीं, अगर आप इसको आर्काइव्स में जाके देखेंगे डी क्लासिफाई हुए जो सीआईए के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें ये मेंशन्ड है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत को उस टाइम पे बहुत प्रेशराइज किया था कि भारत नहीं चाहता था कि जो पाकिस्तान है एक न्यूक्लियर पावर स्टेट बने, ठीक है, लेकिन यूएसए ने प्रेशराइज किया। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप ये लाइन सुनेंगे उस डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में, उसमें ये साफ मेंशन था कि डोंट, यूएसए का ये था इंडिया की तरफ, कि डोंट डिस्टेबलाइज द रीजन, वी नीड पाकिस्तान टू काउंटर यूएसएसआर इन अफगानिस्तान। वापस मैं इस लाइन को दोहरा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा सीआईए ने क्या कहा था उस टाइम पे। और ये सीआईए नहीं, बेसिकली उस टाइम के प्रेसिडेंट रहे यूएस के, उन्होंने कहा था कि डोंट डिस्टेबलाइज द रीजन, वी नीड पाकिस्तान, ऑलराइट, वी नीड पाकिस्तान टू काउंटर यूएसएसआर इन अफगानिस्तान। हुआ क्या था एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, उस टाइम पे अफगान वॉर चल रही, इसी टाइम पीरियड के दौरान। तो अफगान वॉर के चलते क्या होता है, जो पाकिस्तान था ना, वो यूएस का भैया मतलब एक भाई बन चुका था, छोटा भाई बन चुका था, ठीक है, एक स्ट्रेटेजिक एलाय बन चुका था, और भारत इस टाइम पे बहुत ज्यादा साइड लाइन हो चुका था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इस सेगमेंट ऑफ द वीडियो में हम स्ट्रेटेजिक ब्लंडर की बात करेंगे, बेसिकली उसी ब्लंडर की बात करेंगे जिसकी वजह से ये स्ट्राइक को कैंसिल कर दिया गया था और पाकिस्तान जो है आज न्यूक्लियर पावर स्टेट बन चुका है और हमें आंखें दिखा रहा है। इकोनॉमिकली देखिए पाकिस्तान हमसे पीछे है, सोशली कोई वैल्यूज नहीं है उस सोसाइटी में, ठीक है, आइडियोलॉजिकली वो सोसाइटी बेसिकली आपको पता है इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। सो क्या हुआ, ऐसा क्या स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था जो इंडिया की तरफ से हुआ, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया होता क्या है कि उस टाइम पे जब इंदिरा गांधी ये सब का प्लानिंग कर रही होती हैं और इन्होंने हरी झंडी एक तरीके से दे दी होती है सबको, तो क्या होता है जब यूएस का प्रेशर बचता है इन पे, तो उसके बाद ये ऑपरेशन को ऑप को क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं। और 1984 के अराउंड आपको पता है क्या होता है। देखिए 1984 के अराउंड जो है इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है, ऑलराइट। उसके बाद आते हैं राजीव गांधी। उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए हर एक प्राइम मिनिस्टर का एक अपना डिप्लोमेटिक स्टांस होता है, जैसे हमने मोरारजी देसाई का डिस्कस किया। लेकिन बात की जाए इंदिरा गांधी की, आफ्टर, मेरा ये मानना है कि इंदिरा गांधी का भी जो डिप्लोमेटिक स्टांस है वो बहुत ही फर्म रहा है भारत के फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है। तो जैसे आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, जिनका जैसा उनका स्टांस है, सिमिलर स्टांस हमेशा इंदिरा गांधी का भी रहा, ठीक है। डोमेस्टिक पॉलिसीज में जो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और इंदिरा गांधी के जो डिफरेंसेस हैं डोमेस्टिक पॉलिसीज को लेके, उनकी पॉलिटिक्स किस तरह है वो अलग है, बट फॉरेन पॉलिसी का अगर देखा जाए तो इनके स्टैंड दोनों ही हमेशा फर्म रहे हैं और भारत के फेवर में रहे हैं। ऑल्दो उस टाइम पे अगर इंदिरा गांधी जो है यूएस के प्रेशर में नहीं आती तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। चलिए तब तक आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं भैया पिक्चर में राजीव गांधी जी। राजीव गांधी पे भी हमेशा ये लगाया गया कि इनका जो फॉरेन पॉलिसी का, इनका जो मतलब डिप्लोमेटिक स्टांस रहा है इनके अंडर भारत का, वो हमेशा बहुत क्या रहा है, सॉफ्ट रहा है। तो 1984 में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद जब राजीव गांधी आए और उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा सॉफ्टवेयर डिप्लोमेटिक स्टांस ले लिया, ठीक है। और 1988 में, माइंडेड 1988 में होता क्या है, एक हिस्टोरिकल डिक्लेरेशन साइन कर दिया जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। अब इस हिस्टोरिकल डिक्लेरेशन का एक ही मतलब था कि जो पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन बनाई है उस पे जो भारत है कभी अटैक नहीं करेगा। सो दिस वाज द ब्लंडर व्हिच वाज मेड बाय द राजीव गांधी दैट टाइम।
देखिए, आपने कहावत सुनी होगी, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो तब तक जब तक राजीव गांधी ने ये डिक्लेरेशन किया, उनका असैसिनेशन हुआ इंदिरा गांधी का, तब तक जो ये डॉक्टर ए क्यू खान थे, इन्होंने पूरा न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया था। इन्होंने क्या किया था बेसिकली, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग बताया था कि चाइना और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलके ब्लैक मार्केट के थ्रू इन्होंने जो सेंट्रीफ्यूज ये सब चीज़ें मँगवानी होती है, ये सारा इन दोनों महाशयों के बेसिकली हेल्प से किया था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन। ये जो हमने नहीं किया, एक्शन नहीं लिया टाइम पे, इसका आज भारत क्या बेसिकली क्या इम्पैक्ट हुआ है देखिए, होता क्या है, जब हमने पोखरण में अपने टेस्ट किए थे तो 1998 जस्ट 1 ईयर बिफोर कारगिल वॉर स्टार्टेड, पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने अपने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए जस्ट आफ्टर इंडिया, ठीक है? इवन जो कारगिल वॉर हुई हमारी, ठीक है? कारगिल वॉर में भी पाकिस्तान ने बेसिकली न्यूक्लियर डेटरेंस का बेसिकली हवाला देते हुए जो भारत है, उसकी स्ट्रेटेजिक स्पेस को लिमिट किया था। ऑल्दो हम कारगिल वॉर जीत गए थे, ठीक है? तो आप देखिए कि टेररिज्म के अगेंस्ट भी पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ब्लैकमेल का शील्ड हमेशा इस्तेमाल किया है। आज भी चाहे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो या टेररिज्म हो या ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक जैसे इशू हो, इसमें हम बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन से काम कर पाते हैं। रीज़न बीइंग कि पाकिस्तान आज एक क्या है? एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है। ठीक है, दिस वाज द ब्लंडर वी डिड, दीज वर द इम्पैक्ट वी आर फेसिंग। और हमारी हर पॉलिसी में अब ये दिक्कतें आती हैं हमें। तो आप देख सकते हैं एक फॉरेन पॉलिसी का डिसीजन कहाँ आपको लाइफ टाइम तक फ्यूचर में इम्पैक्ट करते हैं। चलिए वीडियो के आखिरी सेगमेंट तक हम पहुंच चुके हैं, बेसिकली कौटिल्य की स्ट्रेटेजिक विजडम के बारे में। कौटिल्य बेसिकली स्पेन का आपने क्या था। देखिए कौटिल्य क्या कहते थे, कौटिल्य कहते थे जो शत्रु है ना, अगर मान लीजिए, तो शत्रु के बलपूर्ण होने से पहले ही उसे समाप्त कर देना चाहिए। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, शत्रु के बलपूर्ण होने से पहले ही उसे समाप्त कर देना चाहिए। देखिए यहाँ पे कि भारत के उस टाइम, भारत के पास इंटेलिजेंस था, भारत के पास एयर पावर था, भारत के पास इतने सारे उस टाइम पे एलाइज थे, ठीक है? तो क्या ये एक स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट था या एक पॉलिटिकल इंडिसीजन? ऑलराइट, आज आप देख सकते हैं जिस तरह भारत एक मतलब विश्व गुरु की बात करते हैं बनने की, तो पास्ट के डिसीजन को समझना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द बुक व्हिच इज़ रिटन बाय आई थिंक हाँ, डॉक्टर विवेक सिंह के द्वारा ये किताब लिखी गई है। इट्स अ नाइस बुक इफ यू वांट टू रीड इट। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। दिस इज़ दी ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द वीडियो। यहाँ पे मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूँगा इस एंड में। देखिए, आप देख सकते हैं जैसे ईरान में जो कुछ भी हो रहा है, कभी आप देखते हैं कि इराक में कुछ हो रहा है। देखिए, जितनी भी एट द एंड ऑफ द डे, जितनी भी लड़ाइयाँ, जितनी भी वॉर लड़े जा रहे हैं, वो लड़े जा रहे हैं अभी प्रेज़ेंटली रिसोर्सेज़ के लिए, ठीक है? ईरान पे इसलिए अटैक किया नहीं गया है कि वो इज़राइल के लिए इनसिक्योर है, वो इसीलिए अटैक किया गया है क्योंकि ईरान में आपको पता होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज़ का बहुत बड़ा रिज़र्व है, बहुत बड़ा रिज़र्व है। आने वाले टाइम में चाइना बेसिकली जितनी भी सेमीकंडक्टर का जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, उसमें मोनोपोली रहेगा क्योंकि आप समझिए ये रिसोर्सेज की लड़ाई है इस तरीके से कि जो अक्साई चेन ये सारे एरिया, जो लद्दाख साइड के एरिया जो एलएसी पे जितनी भी क्लैशेस होते हैं हमारे चाइना के साथ, वो इसीलिए होते हैं। वो इसलिए नहीं होते कि वो अपने, ऑल्दो ठीक है उनका एक ये भी है कि वो टेरिटोरियली वो कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, बट मेजर रीजन जो है इसके पीछे वो है रिसोर्सेज का। जस्ट आप अगर रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो उस एरिया में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो मिलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के लिए आगे आ जाने के लिए। तो चलिए, अगर आपको बेसिकली ये सच लोगों तक पहुँचाना है तो बेसिकली इसको शेयर कीजिए। आई डोंट लाइक से इट ऑफन फ्रॉम माय पास्ट 2 वीडियोज़ कि लाइक कीजिए, बट डू शेयर दिस वीडियो। आई थिंक पीपल शुड नो अबाउट दिस कि व्हाट द प्रीवियस गवर्नमेंट हैड डन, जिसकी कीमत हमें आज तक चुकानी पड़ती है। तो ये है कौटिल्य रिपोर्ट, जहाँ हम बेसिकली भारत की जियोपॉलिटिक्स को भारत की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। तब तक मेरा यही आपसे आग्रह रहेगा कि भैया एक इन्फॉर्म्ड सिटिज़न बनिए, ठीक है? हर किसी चीज़ को ब्लाइंडली बेसिकली फॉलो मत कीजिए। बी अ रैशनल बीइंग, थोड़े रैशनैलिटी से अपनी लाइफ में न्यूज़ को फॉलो कीजिए। एंड हमेशा बोलता हूँ, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, इन पे फोकस कीजिए रादर देन फोकसिंग ऑन पॉलिटिशियंस, ठीक है? दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।